Hello students, welcome to lecture 4 of organism and population. So last lecture में हम लोगों ने different जो interactions थे population interaction उसके बारे में पढ़ा था. उससे पहले lectures में हम लोगों ने different factors के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जैसे abiotic factors में हम लोगों ने temperature के बारे में पढ़ा था, basic पढ़ा था. ठीक है, NCERT level हम लोगों ने ऑलरेडी टेम्परेचर में जो भी चीजें आती है वो डिस्कस कर ली थी. अब कुछ चीजें जो है इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स में से टेम्परेचर में, तो उन चीजों को हम कवर करेंगे जो नीट में पूछी जाती है. ठीक है, पहले एम्स के एग्जाम में पूछी जाती थी, तो उन चीजों को हम ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, जैसे कुछ डेफिनेशंस है स्टेनोथर्मल. ठीक है, तो बेस्ड ऑन अपॉन थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम स्टेनोथर्मल. सच ऑर्गेनिज्म लिव इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, जहां पर टेम्परेचर पूरे साल जो है वो यूनिफॉर्म रहता है. दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन. ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं अगर वेरिएशन हो गया टेम्परेचर में तो वो सह नहीं पाएंगे. ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे स्टेनोथर्मल. ठीक है, यूरिथर्मल. सच ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर. ठीक है, इसमें से कुछ कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ चीजें नई भी आएंगी यहाँ पर. The organisms are classified into four temperature groups on the basis of their occurrence in different climatic zones. ठीक है, तो यूरिथर्मल में चार है. फर्स्ट है मेगाथर्म. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया, ये न्यू है. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो. मेगाथर्म्स ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एज फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, तो मेगाथर्म्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, मोस्टली ये ट्रॉपिकल जोन में हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, सेकंड है मीजोथर्म्स. दे आर अडेप्टेड टू माइल्ड विंटर्स एंड हाई समर टेम्परेचर. ठीक है, मतलब हल्की ठंडी के लिए और हाई गर्मी के लिए ये अडेप्टेड है. उनको हम बोलते हैं मीजोथर्म्स. ठीक है, अच्छे से हमको याद कर लेना है. माइल्ड विंटर्स एंड हाई समर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है. ठीक है, मतलब दोनों टेम्परेचर में रहेंगे, बट विंटर्स ज्यादा हाई विंटर्स ये नहीं झेल पाएंगे, माइल्ड विंटर्स तक ही झेल पाएंगे. द ऑर्गेनिज्म लिव इन सब ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, तो एक तरीके से उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा वो इसके लिए अडेप्टेड होगा. ठीक है, इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हुआ है. ठीक है, उसके बाद माइक्रोथर्म्स. दे लिव इन टेम्परेट एरियाज वेयर द विंटर टेम्परेचर इज लो बट द समर टेम्परेचर इज मॉडरेट. ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा. माइक्रोथर्म्स पे विंटर टेम्परेचर काफी लो तक जाएगा बट समर मॉडरेट रहेगा, मतलब समर में गर्मी ज्यादा नहीं होगी, मॉडरेट रहेगी. ठीक है, तो मीजोथर्म का थोड़ा उल्टा जैसा यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोथर्म से. विंटर एक्सट्रीम तक जा सकता है बट समर जो है वो मॉडरेट रहेगा. मीजोथर्म में समर एक्सट्रीम तक जा सकता है बट विंटर्स माइल्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा. ठीक है, उसके बाद है हेकिस्टोथर्म. हेकिस्टोथर्म्स. ठीक है, organisms are adapted to brief summer period of below 10 degree Celsius and long snowy winter periods. ठीक है, तो ब्रीफ समर पीरियड ऑफ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस मींस इनके लिए तो वही समर हो गया. ठीक है, और बाकी टाइम स्नो विंटर पीरियड रहेगा, मींस जीरो से नीचे ही रहेगा हमेशा. ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये 0 से ऊपर 10 डिग्री तक जाएगा, 10 डिग्री से नीचे नीचे ही रहेगा, 5 डिग्री 7 डिग्री वो उनके लिए समर है. ठीक है, और बाकी टाइम माइनस में रहेगा. ठीक है, मोस्टली ये आर्टिक रीजन में, अल्पाइन जोन में हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर में माइनस में ही रहेगा टेम्परेचर. कुछ टाइम जब ऑलरेडी बाकी जगहों पर समर होगा तब यहाँ पे इनकी समर क्या होगी, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री ये इनके लिए समर है, बाकी टाइम माइनस में. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के अलग अलग हमने नाम दिए हैं, मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स. तो अच्छे से याद कर लेना. उसके बाद सम रूल्स बेस्ड ऑन इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट रूल्स दिए हैं अलग अलग लोगों ने, ये बहुत बार पूछे गए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट है बर्गमैन्स रूल. इसने क्या बोला, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लार्जर बॉडी साइज इन कोल्ड क्लाइमेट देन इन हॉटर एरियाज. ठीक है, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, चाहे बर्ड्स हो या मैमल हो, उनका बॉडी साइज कोल्ड क्लाइमेट में बड़ा होता है. ठीक है, उनका बॉडी साइज कोल्ड क्लाइमेट में बड़ा होता है. ठीक है, देन इन हॉटर एरियाज. हॉटर एरिया से कंपेयर किया जाए तो अगर कोई मैमल या बर्ड
ठंडी जगह पे रहता है और एक मैमल या बर्ड गर्म जगह पे रहता है, तो ठंडी जगह वाले मैमल और बर्ड का जो बॉडी साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये बर्गमैन्स रूल कहलाता है। तो याद करना है हमें, स्टेटमेंट आ सकता है, पूछ सकते हैं कि किसका रूल है या फिर वर्गमैन्स रूल, इनमें से कौन सा है, 4 स्टेटमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इन चारों रूल्स को मिला के कुछ मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। ठीक है, सेकेंड है एलेंस रूल। एक्सट्रीमिटीज, लेग्स, एयर, टेल एंड माउथ ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकम स्मॉलर इन कोल्डर एरियाज एज कंपेयर टू एनिमल्स ऑफ वार्म एरिया। ठीक, एलन ने क्या बोला, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उनके एक्सट्रीमिटीज मींस लेग्स, ईयर्स, टेल एंड माउथ ये छोटे हो जाएंगे, बॉडी साइज नहीं, इनके जो पार्ट्स है वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, और एज कंपेयर टू एनिमल्स ऑफ वार्मर एरियाज। ठीक है, तो वार्म एरियाज में ये हमको बड़े मिलेंगे, लेग्स, ईयर, टेल्स एंड माउथ, एज कंपेयर टू कोल्डर रीजन। ठीक है, कंपेरेटिव है, ये रिलेटिव है। ठीक है, उसके बाद है रैंक्स रूल। इन कोल्डर क्लाइमेट bird possess narrow and acuminate wings as compared to broader wings of birds found in warmer areas। ठीक है, तो जो बर्ड्स कोल्डर क्लाइमेट में मिलेंगे उनके जो विंग्स है वो छोटे होंगे, पतले होंगे। ठीक है, नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स होंगे, और जो गर्मी वाले एरियाज में रह रहे हैं, वार्मर एरिया में, उनके विंग्स जो है वो ब्रॉडर होंगे, बड़े होंगे साइज में। ठीक है, उसके बाद जॉर्डन्स रूल्स। As the temperature is lowered, some fishes possess larger size with larger number of vertebrae। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है कुछ फिशेज में जो है उनका साइज बढ़ता है और उनके नंबर ऑफ वर्टिब्रा भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम बोले तो ये सारे रूल्स उन ऑर्गेनिज्म को उस कंडीशन में अडेप्ट करने में, वो उस तरीके से अडेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रूल बने हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन दैट कंडीशन। ठीक है, वो उस कंडीशन में कैसे अडेप्ट करता है, मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है, कम करता है, वही इन रूल का बेस है। ठीक है, समझ गए। तो थर्मल मॉनिटरिंग या थर्मल कंडीशनिंग वो कैसे करता है अपनी बॉडी की, वो ये सारे रूल्स का मेन जो है पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हमको याद कर लेने हैं। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद आता है थर्मोपीरियोडिसिटी। ठीक है, या फिर थर्मोपीरियोडिज्म। इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेगुलर चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो रेगुलर जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होता है उसका हम बोलते हैं थर्मोपीरियोडिज्म। दो तरह का है ये, टू टाइप्स, डाययूरनल एंड सीजनल। Diurnal, it is a response of organism to daily changes of temperature. Generally, daytime temperature is higher while nighttime temperature is lower। ठीक है, तो इसके लिए हमारी बॉडी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो अडेप्टेड है कि दिन में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और उसके कंपेयर में नाइट पे टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, हमारे साथ भी ये होता है, ह्यूमंस भी इसके लिए अडेप्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया डेली चेंजेस वाला डाययूरेनल। दूसरा क्या है, सीजनल। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर। अब सीजनल चेंजेस भी होंगे टेम्परेचर में, अलॉन्ग विथ फोटो पीरियोडिसिटी। फोटो पीरियोडिसिटी भी चलेगी। अब फोटो पीरियोडिसिटी मतलब कितना लाइट एक दिन में उसे मिल रहा है। क्या हमेशा किसी प्लांट को उतना ही लाइट मिलता है? जनवरी का कोई दिन ले लो या जून का कोई दिन लो या अक्टूबर का, नहीं, अलग अलग डे टाइम होते हैं, लाइट कितना मिल रहा है वो अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियों में डे टाइम छोटा होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि 5:30-6 बजे ही जो है वो रोशनी चली जाती है। ठीक है, अंधेरा होने लगता है। बट गर्मियों में अगर हम देखेंगे तो 7:30-7 बजे तक जो है वो रोशनी रहती है, सुबह भी जल्दी रोशनी। तो जो टाइम पीरियड है वो 2-3 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिसिटी। और उसके साथ साथ जब सीजन चेंज हो रहा है, एक तो मान लो गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ लाइट एक्सपोजर टू प्लांट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, लाइट एक्सपोजर रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। अगर हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर दिन का या रात का दोनों का टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो सीजनल थर्मो पीरियोडिसिटी भी चल रही है, साथ साथ फोटो पीरियोडिसिटी भी चल रही है।
इट कंट्रोल्स फिनोलॉजी ऑफ प्लांट्स. फिनोलॉजी इज द अकरेंस ऑफ सीजनल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, तो अलग अलग प्लांट का फिनोलॉजी इसके थ्रू कंट्रोल होता है. कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, कुछ अपने लीव्स को शेड कर देते हैं जिसको हम जो है ऑटम बोलते हैं, पतझड़ बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो पूरे प्लांट का जो है फिनोलॉजी ये सीजनल थर्मोपेरियोडिसिटी से कंट्रोल होता है. कुछ प्लांट्स एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट बनाते हैं, है ना. जैसे मैंगो है, वो गर्मियों में ही फ्रूट आएगा, सर्दियों में मैंगो में फ्रूट नहीं आता. ठीक है, तो ये सब कुछ थर्मल पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू प्लांट्स. प्लांट्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, उसके बाद बात करें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स. ठीक है, तो लेक्स में क्या होता है, द अकरेंस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स एज इन डीप वाटर बॉडीज कॉल्ड है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन. एक कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, लेक है, उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं उसके पानी के लेयर्स में. ठीक है, वो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है. ए डीप वाटर बॉडी लाइक लेक हैज 3 टेम्परेचर स्ट्रेटा. ठीक है, 3 इसमें लेयर्स होते हैं, एपिलिम्नियन, हाइपो और मेटा. ठीक है, तो एपी में क्या होगा, अपर स्ट्रेटम सबसे ऊपर वाला, विद हाईएस्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर होगी ऊपर वाले लेयर में. दिस एरिया इज वार्मर ड्यूरिंग समर. ऊपर वाला लेयर जो है वो गर्म रहेगा समर में. ठीक है, उसके बाद हाइपो लिम्नियन जो है उसमें लोअर स्ट्रेटम की बात कर रहे हैं. ठीक है, बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, धीरे धीरे 1 डिग्री कम होता जाएगा पर मीटर पे. इट कंटेन्स मोर डेंस कूलर एंड रिलेटिवली क्वाइट वाटर. ठीक है, ठंडा रहेगा पानी, डेंस रहेगा और क्वाइट रहेगा, मीन ज्यादा हिलेगा डोलेगा नहीं. उसके बाद मेटल इम्नियन में दोनों के बीच ट्रांजिशनल स्टेटम ऑफ मार्क थर्मल फ्लक्चुएशन बिटवीन हाइपोलिम्नियन एंड एपिलिम्नियन. ठीक है, मिडिल लेयर है. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है. ठीक है, समर स्ट्रेटिफिकेशन वार्म लेयर रहेगा, बीच वाला हम रहेगा कूल लेयर रहेगा, इसमें हम लोग थर्मोक्लाइन बोल रहे हैं. ठीक है, इस वाले लेयर को हम लोग थर्मोक्लाइन बोल रहे हैं. ठीक है, ऑटम में क्या होगा, वाटर मिक्सिंग हो जाएगा, वाटर जो है वो हवा की वजह से मिक्स होगा. ठीक है, उसके बाद विंटर स्ट्रेटिफिकेशन होगा, मीन्स ऊपर आइस रहेगा, नीचे गर्म रहेगा पानी. ठीक है, विंटर में, इसलिए कभी कभी ऊपर लोग आइस पे चलते रहते हैं, अचानक से आइस टूट जाता है, नीचे पानी होता है. ठीक है, फिर उसके बाद फिर सीजनल चेंजेस आएंगे, वाटर मिक्सिंग होगी. फिर स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में ऐसा होगा, ऑटम में भी वाटर मिक्सिंग, स्प्रिंग वाटर मिक्सिंग, और समर में वापस से ऊपर का वार्म लेयर, नीचे कूल लेयर और बीच में एक मिडिल लेयर. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन ए टेम्परेट लेक. ठीक है, ऐसा होता है पूरे साल में. उसके बाद सेकेंड एबायोटिक फैक्टर की बात करें, ये सारी चीजें हो गई टेम्परेचर से रिलेटेड. सेकेंड अगर हम लोग बात करें लाइट. ठीक है, तो लाइट जोनेशन ऑफ लेक्स, एक लेक है उसमें अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो है लाइट एक्सपोजर होता है. जैसे कि अगर हम लोग देखें, जैसे ये एक लेक है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है, उनका हमको याद रखना है कि क्या होता है. जैसे लिटोरल जोन एक्सपोज टू वेव एक्शन हाईली प्रोडक्टिव. ठीक है, लिटोरल जोन जो है वो ये वाला जोन है. ठीक है, ये लेक है पूरा एक्सपोज्ड है, पूरा वेव एक्शन के लिए हाईली प्रोडक्टिव होगा, मींस यहाँ पर खूब फोटोसिंथेसिस होगा. लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर बॉडी रिच इन प्लैंक्टन्स. ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर पूरा वाटर बॉडी है. ठीक है, और इसमें हाई प्लैंक्टन्स होंगे. ठीक है, खूब सारे प्लांट्स होंगे, यहाँ पे वाटर प्लांट्स होंगे. यूफोटिक जोन रिसीव मैक्सिमम लाइट अबव लाइट कंपनसेशन पॉइंट. ठीक है, तो ये जो वाला यूफोटिक जोन है, इसमें क्या होगा, ये वाला जो जोन है. ठीक है, मैक्सिमम लाइट ये जो है लेगा, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट रिसीव होगी अबव लाइट कंपनसेशन पॉइंट. लाइट कंपनसेशन पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद है डिस्फोटिक जोन. ठीक है, ये वाला जो जोन है, डिस्फोटिक जोन जो है वो ये वाला जोन है. ये ऊपर वाला जो है वो यूफोटिक जोन है. receives diffuse light or at below light compensation point also known as true light zone. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू लाइट जोन. डिस्फोटिक बोल को क्या बोलेंगे हम, ट्रू लाइट जोन. ठीक है, उसके बाद है प्रोफंडल डार्क जोन, जहां पर कोई लाइट नहीं आएगी. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगी इतने डीप तक, पानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोफंडल जोन तक. ये जो है प्रोफंडल जोन, ये वाला, यहाँ पर लाइट और ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है, देखो ये हाई टू लो है, हाई लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल ऊपर हाई रहेगा, नीचे नीचे कम होता जाएगा.
उसके बाद है बेंथिक जोन, जो एकदम बॉटम में है, एकदम अंधेरा वहां पर होगा, कोई लाइट वहां नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हमारा जोनेशन है। उसके बाद लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? द लाइट इंटेंसिटी एट विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन रेस्पिरेशन इक्वल्स टू अमाउंट यूज इन फोटोसिंथेसिस। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उस जगह पर रेस्पिरेशन में, उतना ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोलेंगे लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो एक इक्विलिब्रियम सा बन गया, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जोन्स के नाम पूछे जाते हैं, जोन्स में कौन से जोन में क्या हो रहा है वो हमको याद कर लेना है। ठीक है, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। इनको अच्छे से नोट कर लो, डायग्राम बना लो लेक का, और सारे जोन्स याद कर लो। ठीक है, ओके।